तो मित्रों, स्वागत है एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम खत्म करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो इसके लिए तालियां बजाए सबके सब। फंडामेंटल राइट का चैप्टर आज हो जाएगा खत्म। लास्ट जो है वो है एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के अपवाद। कुछ एक जैसे हमने कल पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट का क्या रिश्ता था पहले, और ये रिश्ता अब क्या कहलाता है, वो हमने सब पढ़ा था। और उसकी पिछली वीडियो जाके अवश्य देखना, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो आज की वीडियो का कंटेक्स्ट थोड़ा समझ में आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि सरकार बांटना चाहती थी जमीनें, बड़े बड़े आदमियों से लेकर छोटे छोटे आदमियों में बांटना चाहती थी, लेकिन उसमें बड़े रोड़े आ रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, तो सरकार ने उसको उड़ा दिया था। उससे पहले सरकार ने कुछ एक्सेप्शन डाली थी आर्टिकल 31 में, और वो एक्सेप्शन मेनली डाली गई थी ताकि खेती वाले जो मजदूर हैं उनको जमीन दी जा सके, ताकि वो खुद की जमीन पे खेती करके किसान बन सके और अपना पेट भर सके। सरकार का उद्देश्य ये था, स्टार्टिंग में यही था उद्देश्य। मैंने बोला ना, पहले तो बहुत पवित्र था। उसके बाद सरकार का उद्देश्य थोड़ा थोड़ा और बदला कि भाई बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी भारत में हुआ करती थी, है ना। भारत आजाद नहीं हुआ उससे पहले से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापार करने मेरे भाइयों। अंग्रेज यहाँ पे कोई ताश पत्ती खेलने तो आए नहीं थे, है ना, या फिर गंगा में डुबकी लगा के अपने पाप धोने तो आए नहीं थे। अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापार करने। तो अंग्रेजों ने बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऑलरेडी बना रखी थी। अब सरकार चाहती थी कि भाई इन कंपनियों को भी हम अपने में ले लें, यानी कि अपने अंडर में ले लें, और इसमें भी लोगों को नौकरी दें, और सरकार के अंडर रही है सारी कंपनी। लेगी कैसे? लेकिन क्योंकि कंपनीज का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि शेयर होल्डर कंपनी में होते थे, शेयर होल्डर होते थे, बहुत सारे शेयर होल्डर मिलकर पैसा इकट्ठा करते थे, फिर वो कंपनी बनाते थे। ये सारा मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ पहले। तो अब क्योंकि सरकार अगर उसको लेना चाहती है तो उन शेयर होल्डर के राइट जो है, यानी राइट समझो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है कंपनी, ठीक है। इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ अपना, और इसके थोड़े थोड़े मालिक ये सब मिला के, है ना। अब इसको सरकार लेगी कंपनी को, तो ये मालिक नहीं रहेंगे, ये शेयर होल्डर मालिक नहीं रहेंगे, यानी इन शेयर होल्डर का अधिकार जो है इस कंपनी पे वो छीन जाएगा ना। छीन जाएगा तो ये भी कोर्ट में भागेंगे। जमींदार, जमींदार से क्या अधिकार छीन रहे थे? ये जमींदार है, जमींदार, ये जमींदार की जमीन, इसको भाई छोटे छोटे किसानों में बांट रहे थे, तो इसकी जमीन का अधिकार भी छीन रहा था, ये भी कोर्ट में भाग रहा था, है ना। ठीक है। कई कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही, लोगों को महंगा सामान दे रही है, लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है लोगों को। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन कंपनियों को सबको मिला दे, हम मिला के एक बड़ी कंपनी बना दे, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके, इसमें ज्यादा लोगों को नौकरी भी लगा सकते हैं हम, और ये सस्ते सामान भी बना बना के हमको देगी। तो इसमें भी टांग लगा दी लोगों ने, भाई हमको क्यों मिला रहे हो? प्राइवेट कंपनियां थी, कोर्ट में चली जाती, भाई हमको क्यों मिला रहे हो? हम नहीं मिलना चाहते, हम नहीं चाहते मिलना, तुम क्यों मिला रहे हो? तुम्हारी इससे कैसे हिम्मत हुई? अभी देखो कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तुम्हारी करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शन जोड़े गए, जैसे 31A, 31B, 31C। ये एक्सेप्शन जोड़े गए 31 आर्टिकल के आगे। तो 31A में तो इसी तरीके से कुछ दिया गया कि भाई ये काम हमको करने हैं, कि हमको जमीन देनी है खेती वाली लोगों को, या फिर हमें कंपनियों को अपने में मिलाना है, या फिर दो कंपनियों में मिला के बड़ी कंपनी बनानी है, तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। उसमें हमारे टांग मत लगाना सुप्रीम कोर्ट साहब, हम ये लिख देते हैं यहाँ पे। 31B में बहुत एक जबरदस्त चीज निकाल के लाई सरकार, वो हम 31B पढ़ेंगे जब देखेंगे कि भाई कोई भी कानून सरकार बनाती, वो अगर फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता, तो भाई इसको लेकर लोग चले जाते सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कांटा लगा, हाय लगा, ऐसे बोलने लग जाता सुप्रीम कोर्ट। सरकार तक ये प्रॉब्लम है यार, इसका सॉल्यूशन क्या करें? तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, एक 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 नवी अनुसूची बनाई, नवी अनुसूची, यानी शेड्यूल, संविधान में SCHEDUL, नाइन्थ शेड्यूल बनाया। बोले इस नाइन्थ शेड्यूल में हम जिस भी कानून को रख देंगे, ये मान लो ये नाइन्थ शेड्यूल का कमरा है ना, इसमें जो भी कानून बना के रख दिया जाएगा कि भाई ये कानून नाइन्थ शेड्यूल में शामिल होगा, ये अगर उसके बारे में लिख दिया जाए, तो उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट है ना अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, यानी उस कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये देखने के लिए कि क्या उस कानून से देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स वोलेट हो रहे हैं या फिर नहीं। मतलब एक ब्लैंकेट बैन मिल गया, ब्लैंकेट कवर मिल गया, एक पूरा का पूरा। ऐसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट तो गोली चलाता है चेक करने की फंडामेंटल के राइट के कुछ विरुद्ध है, तो उसको हम कांटा लगा कर देंगे। ये गोली चली 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 चली, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल ऐसा शेड्यूल बनाने की कोशिश सरकार ने की कि ये गोली बुलेट प्रूफ जैकेट है, यहां से टच होकर नीचे गिर जाएगी, कानून के कांटा नहीं लगा पाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया। बोले इसमें जो हम भी कानून रख देंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वोलेशन के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता, कांटा नहीं लगा सकता। दूसरे में 31B में ये बोला, और इस तरीके से 31C भी सरकार ने डाला। हम वही पढ़ने वाले हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है 31B, 31A, 31C में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। अच्छा, यहां से सीधा सीधा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, देखो, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा। सेविंग
सेविंग का मतलब बचाना कानूनों को, जो कि स्टेट का, यानी कि एस्टेट का मतलब होता है जो कृषि भूमि, सारी चीजें उनको एक सरकार एक्वायर करना चाहे उसके कानून, और एटसेट्रा को बचाना है। किससे बचाना है? सुप्रीम कोर्ट से। तो उसके लिए प्रोविजन डाले गए हैं। आर्टिकल 31 ए saves 5 category of laws from being challenged and invalidated on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14, equality before law and equal protection of law, and Article 19, protection of six rights in respect of speech, assembly and movement. They are related to agriculture, land reform, industry and commerce and include the following. तो बोल रहा है कि साहब 5 ऐसे राइट है जिनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर उल्लंघन भी करते हैं तो भी उनको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 19 में जैसे मैंने बताया था 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ था, है ना, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं कि सभी इक्वल होंगे, है ना, किसी को अनइक्वल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ जमींदार जाके बोल सकता था ना उसमें कि साहब मेरे को तो अनइक्वल माना जा रहा है ना, लोगों को तो जमीन दी जा रही है, मुझसे छीनी जा रही है, मेरे साथ तो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 14 और 19 का अगर उल्लंघन करता है कोई भी कानून जो कि इन 5 चीजों के लिए बनाया गया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं करेगा, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 31 ए में। ओके, कौन कौन से कानून थे? तो देखो, फर्स्ट तो जो था वो किस पे बना सकती थी सरकार? एक्विजिशन ऑफ स्टेट पे एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट। तो एस्टेट का मतलब होता है कृषि भूमि, वो सारी चीजें किसानों के लिए जो काम सरकार करना चाहती थी वो कर सकती है आराम से, और सुप्रीम कोर्ट उसमें टांग नहीं लगाएगा, ऐसा बोला गया। दूसरा, अमालगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। अमालगमेशन का मैंने अभी बताया कि वो छोटी छोटी जो कंपनियां थी, बहुत सारी सरकार सोचती है कि इनको सबको मिला दे ताकि एक बड़ी कंपनी मिल जाए जो अच्छी तरीके से काम कर सके, जिसमें बहुत सारे इंप्लॉय भी हम लगा सके और जो लोगों को सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध करा सके। तो इसलिए हम इन सबको मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, सभी को मिलाना बहुत सारी कंपनियों को। तो ये भी सरकार कर सकती है, इसके लिए भी सरकार कानून बना सकती है, और उसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके आवाज नहीं उठा सकता। अच्छा, तीसरा, अमालगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन हम देख चुके, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, यानी प्रॉपर्टी भी ले सकती है सरकार, और प्रॉपर्टी नहीं ले उसका मैनेजमेंट भी ले सकती है। मतलब प्रॉपर्टी अगले के नाम रहेगी लेकिन मैनेज उसको सरकार करेगी अपने हिसाब से, तो वो भी सरकार कर सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, और क्या क्या कर सकती है सरकार? चलो देखते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन। मैंने बताया अभी कि किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके शेयर होल्डर्स के राइट्स को काटना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, और अगर सरकार चाहती है कि मैं कंपनी की मालिक बन जाऊं तो भाई उन शेयर होल्डरों को हटाना पड़ेगा ना, उनका मालिकाना हक, उनके राइट जो है उस कंपनी पे, उनको हटाना पड़ेगा ना, उनके राइट छीनने पड़ेंगे ना। तो अगर वो छीनती है सरकार तो उसको भी कोई कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। और तीसरा, लास्ट नंबर है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द माइनिंग लीज। माइनिंग लीज का मतलब ये होता है किसी एक जगह पे लीज दे देती है सरकार कि भाई तुम यहाँ पे खड्डा खोदो और यहाँ से जो भी मिनरल निकले उसको निकालो और बेचो, और हमको थोड़ा सा कमीशन दे देना, बाकी तुम अपना बैठ के कमाओ। तो उसकी सरकार लिमिटेड पीरियड रखती है कि 30 साल के लिए दे रहे, 50 के लिए दे रहे, 100 साल के दे रहे हैं। तो जब चाहे सरकार उस पीरियड को बदल सकती है, जब चाहे उस लीज को कैंसिल कर सकती है। जिसको लीज दी वो ये उठा के मुंह नहीं जा सकता कोर्ट में कि अरे अरे मेरे को तो बर्बाद कर दिया, मेरे को तो 30 साल का नाम लिया था, 20 साल में कैंसिल कर दिया। करना चाहे तो सरकार कर सकती है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें 31A आर्टिकल में लिखी हुई है। अच्छा, आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड द असेंट। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे जो ये स्टेट है ना, यहाँ पे ये स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है। एक तो स्टेट, देखो तुमको एक बात बताता हूँ मैं, ध्यान देना एक चीज का, बहुत बहुत छोटी सी चीज है लेकिन छोटी छोटी बड़ी मोटी बातें होती है। एक तो होती है स्टेट, ये है ना, एक तो ऐसे स्टेट लिखा था, एक ऐसे स्टेट लिखा था, इन दोनों में फर्क पता चल रहा है कुछ? यहाँ पे एस स्मॉल है, यहाँ पे एस बड़ा है। अगर बड़े एस वाली स्टेट तो इसका मतलब तो हो गया सब कुछ, इसमें पार्लियामेंट भी आ गई, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गई, इसमें लोकल अथॉरिटी भी आ गई, इसमें सरकारी कंपनियां भी आ गई, सब कुछ आ गई। ये वाली स्टेट अगर छोटे छोटे एस वाली लिखी हुई है तो इसका मतलब होगा राज्य सरकार, यानी कि जैसे अपने राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, इस तरीके के राज्य जो है अगर छोटा एस है तो उन स्टेट की बात होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो 31A में जो कानून हमने बताए थे, 3-4 मुद्दे जो हम बताए उन पे सरकार कानून बनाएगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट वो कानून बनाती है, किसी राज्य की सरकार बनाती है, तो उसी केस में उसको इस 31A का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा भैया? जब प्रेसिडेंट के पास उसके कानून भेजे जाएं स्टेट वाले, और प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति उन कानूनों पे अपनी मंजूरी दे, उन कानूनों पे मंजूरी दे। राष्ट्रपति के पास में मंजूरी लेनी जरूरी, तो वही लिखा हुआ है आर्टिकल 31A, यानी कि आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज स्टेट लॉ। स्टेट यानी कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से, अनलेस जब तक कि इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट
कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट, जब तक कि उसको प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जाए उससे स्वीकृति नहीं ली जाती कि साहब हम भी ये कानून बना रहे हैं। जो ये आपने ऊपर ऊपर चीजें बताई थी, एक्विजिशन ऑफ स्टेट के लिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अमालगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन के लिए, या फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज के लिए, तो भाई हमारे इस कानून पर भी आप स्वीकृति प्रदान करो। और अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो फिर वो जो है इनवैलिड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज स्टेट के कानून को 31A से कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अगर प्रेसिडेंट के पास वो नहीं भेजते हैं, तो नहीं भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा भी सकता है। लेकिन पार्लियामेंट को भाई ये स्वीकृत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, सुरक्षा। पार्लियामेंट को किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, संसद कानून बनाती है इन मुद्दों पे, तो फिर वो बचा रहेगा। फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं करेगा इनवैलिडेट। ठीक है, अच्छा। दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड होल्ड बाय पर्सन अंडर द पर्सनल कल्टीवेशन एंड द लैंड इज विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट। ये पर्सनल कल्टीवेशन वाला तो हमने कल ही देख लिया था कि किसी किसान की जमीन तुम लोगे तो उसको तो कंपनसेशन दोगे, ऐसे बोला गया था। ठीक है, तो 31A खत्म हो गया। 31A में भैया 5 चीज दी हुए, इसको रट लेना, क्योंकि 31A सिर्फ इन 5 कामों पे ही लागू होता है। मतलब क्या है, मतलब देखो कुछ ऐसा है कि माय गॉड इट्स नॉट वर्किंग ब्रो, अरे काम नहीं कर रहा। हाँ कर गया। मतलब ये है मेरे प्यारे मित्रों कि हाँ देखो मतलब क्या है, अरे मतलब कुछ ऐसा है भाई, क्या भूल गए, मतलब कुछ ऐसा है भाई कि हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ जी। इसको छोटा नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा है कि आर्टिकल नंबर 31A जो है ना भाई साहब, उसमें कोई भी कानून बनाएगी सरकार, है ना, कोई भी कानून बनाएगी तो उस वो कानून अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट उसको कांटा लगा नहीं बोलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट फिर भी इजाजत दे देगा चलते रहने की। कब दे देगा, जबकि वो कानून इन 5 चीजों पर आधारित हो, इन 5 चीजों के लिए ही बनाया गया हो, है ना, इन 5 चीजों के लिए ही बनाया गया हो, इन 5 चीजों के लिए ही बनाया गया हो। और उसके अलावा अगर कोई कानून ऐसा सरकार बनाती है जो कि इन 5 में नहीं आता, इन 5 पॉइंटों में नहीं आता मेरे प्यारे मित्रों, तो फिर अगर वो कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कांटा लगा कर देगा। समझ गए, ये सिस्टम था। अब तो सरकार ने ये जब अमेंडमेंट डाली तो उसने बोला कि भाई इसमें तो 5 ही चीज डाली हमने, अब कोई कानून हो सकता है इन 5 टॉपिकों में कवर नहीं होता हो, तो अगर ऐसा कानून हम बनाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर देगा? तो पता चला कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट तो कर देगा। तो सरकार ने बोला फिर हम क्या करें, फिर मैं क्या करूं, मर जाऊं? बोले नहीं, मरने की जरूरत नहीं है। बोले क्या करो फिर, चलो एक और अमेंडमेंट डाल देते हैं, 31B डाल देते हैं, और इसमें ऐसा करते हैं एक शेड्यूल बना देते हैं जिसका नाम है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल, और सुप्रीम को और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में ही लिख देते हैं भैया ये कि इस शेड्यूल में जो भी कानून का नाम लिखा रहेगा उस कानून पे जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, उसको कोर्ट इस आधार पे निरस्त नहीं करेगा कि वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो भैया 31B से डाला गया 9th शेड्यूल। चलो देखते हैं, ये लो ये आ गया हमारा 31B, आपकी सेवा में हाजिर है 31B। क्या लिखा हुआ है इसमें, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कुछ एक्ट और रेगुलेशन का वैलिडेशन यानी कि वैधता। अच्छा, 31B saves the acts and regulation included in 9th schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contravention of any fundamental right। देखो 9th शेड्यूल का नाम सुनकर डरने की तो कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड देना मुझको, मैं आता हूं एक ही सेकंड में। ये मैं आ गया। तो 9th शेड्यूल का नाम देख के डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखो सरकार के जो मन में आती है ना, सरकार वो चीज डाल देती है संविधान में, उसके पीछे कोई लॉजिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम अगर लॉजिक के बेस पे चलोगे कि अरे यार ये 9th शेड्यूल क्यों डाला, ऐसा ऐसा शेड्यूल हो सकता है क्या, सरकार बना सकती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट का काम है कुछ ना कुछ टांग करते रहना कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना,
कुछ ना कुछ टांग करते रहना, टांग कॉन्स्टिट्यूशन में करती रहती है टांग। और फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि भाई इस टांग को वो देखे कि ये टांग सही है या नहीं, गलत होती है तो उस टांग को तोड़ भी देता है सुप्रीम कोर्ट, और सही होती है तो उसको अनुमति दे देता है। तो सरकार ने ऐसे ही सोच के कुछ बना दिया कि चलो एक शेड्यूल बना देते हैं, 9 शेड्यूल, उसको नाम देते हैं कि भाई इसमें लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसमें जो भी कानून हम डालेंगे 9 शेड्यूल में, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, यानी उसको ये निरस्त नहीं करेगा। ऐसा सरकार ने बना दिया, ठीक है, तो बना दिया। 9th Schedule 31B saves the act and regulation included in the 9th Schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contravention of any fundamental right। कि ना तो कोई कानून जो 9th Schedule में डाला हुआ है वो चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है इस आधार पे, ऑन द बेसिस दैट दैट पर्टिकुलर लॉ इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, Thus, the scope of Article 31B is wider than the Article 31A। तो मैंने बताया कि Article 31A में ऑलरेडी 5 टॉपिक दिए हुए हैं, जो हमने ऊपर ये पढ़े 5 टॉपिक। अगर इनमें ही कोई कानून शामिल होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट यानी कि निरस्त नहीं करेगा, अदरवाइज और किसी टॉपिक पे आप कानून बनाओगे और वो फंडामेंटल राइट के वोलेशन में होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर देगा। लेकिन 9th शेड्यूल में तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। 9th शेड्यूल में तो स्पष्ट रूप से ये कहा सिर्फ कि 9th शेड्यूल में किसी भी कानून को डाल दो, आप बस उस लिस्ट में डाल दो, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो कोई भी कानून हो, चाहे वो जमीनों से जुड़ा हुआ हो चाहे ना हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ हो ना हो, जो भी कानून हो उठा के 9th शेड्यूल में डाल दो। हालांकि स्टार्टिंग में वो बनाया गया था केवल और केवल भू सुधार के लिए, यानी लैंड रिफॉर्म्स के लिए, किसानों को जमीनें दिलाने के लिए और खेती में सुधार करने के लिए। स्टार्टिंग में जो 9th शेड्यूल बनाने का जो पीछे का उद्देश्य यही था, किंतु परंतु बंधु उस उद्देश्य को फिर भूल गए और हर कोई कानून उसमें वो डालने लग गए। देखो, ओके, आर्टिकल 31B इम्यूनाइज एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम ऑल द फंडामेंटल राइट्स वेदर और नॉट द लॉ फॉल्स अंडर द एनी ऑफ द 5 कैटेगरी स्पेसिफाइड आर्टिकल 31 है। तो जो भी कानून किसी भी टॉपिक पे बनाओ, कोई भी कानून सरकार बनाए या फिर स्टेट वाले बनाए, उसको अगर पार्लियामेंट डाल, देखो 2 सेकंड समझना मेरी बात, कानून कोई भी बना सकता है। लॉ कैन बी मेड बाय आइदर बाय द पार्लियामेंट और आइदर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, यानी राज्य विधानसभाएं भी कानून बना सकती है और पार्लियामेंट भी बना सकती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस कानून को 9th शेड्यूल में डालेगा कौन? ये 9th शेड्यूल इधर है, इधर कौन पहुंचाएगा इसको, इस कानून को? तो ओनली पार्लियामेंट पहुंचाएगी, है ना। स्टेट के कानून को भी सरकार पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में डाल सकती है, खुद के भी डाल सकती है, लेकिन डालेगी पार्लियामेंट ही। तो ये बोले कि इस 9th शेड्यूल में जो भी कानून डालो उसी को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट नहीं कर सकता, और ना ही उस कानून को चैलेंज कर सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये वाला कानून जो है किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकता है जो कानून 9th शेड्यूल में डला हुआ है, उसको एकदम पूरी छूट है। हाउएवर, इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट डिलीवर्ड इन IR कोरहेलो केस, देखो, और फिर ये भी बोल दिया गया कि एक तो कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो भी कानून हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे कि वो कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हमने लिख दिया ऐसा संविधान में, खुश हो गई सरकार। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट भी नहीं करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त भी नहीं करेगा। सुबह सरकार तो बहुत खुश हो गई, मजे हो गए, सरकार देखा ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट क्या उखाड़ लेगा अपना। लेकिन फिर एक केस आया, IR कोएलो केस, जो मैंने बताया था कि 9th शेड्यूल स्टार्टिंग में बना था एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने के लिए, कि भाई एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको रिफॉर्म करना चाहती थी सरकार। सरकार के उद्देश्य जो थे वो अच्छे थे, स्टार्ट में अच्छे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भाई मतलब हर कुछ ही डालने लगे ये 9th शेड्यूल में, कुछ भी डालने लगे भाई, हर कुछ 9th शेड्यूल में डालने लगे। कोई भी कानून जो ये चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इसमें टांगने लगे, उसी को उठा के 9th शेड्यूल में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है, मतलब मैंने तुमको परमिशन दी, तुम उस परमिशन का गलत फायदा उठा रहे हो, तुम उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ रहे हो, ये गलत है, अभी बताते हैं तुमको। तो फिर 2007 की बात है ना, हाँ 2007 की बात है, IR कोएलो नाम का एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भाई ठीक है, तुम्हारा 9th शेड्यूल की तुम पुपाड़ी बजा रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया 9th शेड्यूल तुम्हारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे 9th शेड्यूल की, हम मान लेते हैं कि तुमने ये इसलिए बनाया था ताकि हम तुम्हारे किसी कानून को ना छेड़े, है ना। लेकिन ये जो तुम्हारा 9th शेड्यूल बनाया ना, ये 9th शेड्यूल जो तुमने बनाया ना, ठीक है, इसमें जो तुम कानून डाल रहे हो और बोल रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट वालों तुम इसको मत देखना, तो 2007 में देखो, यहाँ पे 2007 है, ऊपर कर लो, यहाँ पे 2007 है, यहाँ पे IR कोएलो केस आया था ना। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, डेट क्या थी वो, 2007 में, हाँ
2007 में IR कोयलो केस आया था और उसमें फैसला ये सुनाया गया कि केबीसी जब हुआ था ना भाई साहब, 24 अप्रैल 1973 को पहली बार केबीसी हुआ था, तो इस केबीसी से पहले यानी कि 24 अप्रैल 1973, आप बोलोगे केबीसी साहब अमिताभ बच्चन वाला केबीसी? नहीं, केशवानंद भारती केस जो हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, उसका फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका जो है 9 शेड्यूल वाला पिपाड़ी है ना, पुपाड़ी, इस 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 से पहले पहले जो कानून डाले हुए हैं ना, जो कानून इससे पहले डाले हुए हैं, उन पे तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, उनको तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन इस डेट के बाद जो आपने डाला है, भाई ये कब सुना रहा है, ये 2007 में बोल रहा है ये बात कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इस 9 शेड्यूल में डले हैं उस पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? आप 2007 में खड़े होकर पीछे से फैसला कैसे सुना सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई बात ऐसी है, 24 अप्रैल को हमने केबीसी का फैसला सुनाया था, केशवानंद भारती केस का, और हमने बोला था कि भाई संविधान में जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि कुछ मूल भावनाएं संविधान की, उससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे लड़ना है, तुम मुझसे लड़ो, लेकिन मेरे दिल की कुछ खास फीलिंग है, तुम उनको नहीं छेड़ सकते। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई संविधान की भी कुछ फीलिंग्स खास खास है, उनसे तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते, और उस खास फीलिंग में, उस बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू भी एक खास फीलिंग में आता है भैया, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि सरकार के किसी भी कानून को मैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या वो किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो मैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकता हूं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है भाई। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर सारी बातें मैंने केबीसी में की थी मेरे प्यारों। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उन सबको कि मैंने केबीसी के केस में, यानी केशवानंद भारती के केस के फैसले में ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात बोली थी। तो क्योंकि मैंने यहां पे बोली, तो इससे पहले तो लोगों को नहीं पता होगा ना बेसिक स्ट्रक्चर। पक्की बात है भाई, अब मैं तुमको कुछ बात बताऊं नहीं, तो तुमको पता कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैंने इस डेट को तुमको ये बता दी थी ना बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात, हाँ बता दी थी। तो बेटा इस डेट के बाद में जब मैं जुडिशियल रिव्यू लगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस डेट से पहले मैंने तुमको ये बात नहीं बताई थी। बोला नहीं बताई थी। तो बेटा इस डेट से पहले वाले जो भी तुमने इसमें 9 शेड्यूल में कानून डाले हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पूरी क्लास आएगी, टेंशन मत लो। ये अपना फंडामेंटल राइट आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसी की क्लास हम लेंगे। ओके, जैसा आप कहो गुरुजी। Okay, so what the Supreme Court is saying, however, in a significant judgment delivered in IR Coelho case, the Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of laws included in the 9th schedule. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया तुमने 9th शेड्यूल में किसी कानून को डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमको एकदम ब्लैंकेट यानी एकदम पूरी की पूरी इम्यूनिटी दे देंगे कि भाई कोई भी कानून उठा के 9th शेड्यूल में डाल दो, सुप्रीम कोर्ट तो उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट अपाहिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आंखों पे पट्टी बंधी हुई, लेकिन हाथ खुले हैं, हम कोई भी कानून को पकड़ सकते हैं। The court held that judicial review is a basic feature of the constitution and it could not be taken away by putting the law under the 9th schedule. कोर्ट ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 9th शेड्यूल में डाल के उसको तुम नहीं ले सकते। कोर्ट बोला कि भाई कोई भी कानून को तुम 9th शेड्यूल में डाल रहे हो तो हमारे हाथ जो है ना, चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने। सुप्रीम कोर्ट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं। चूड़ी नहीं पहनी, 9th शेड्यूल में डाल दो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, हाथ बांध के बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा सुप्रीम कोर्ट, समझ लो। तो उसने क्या बोला? इट सेड दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973, यानी कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस की जजमेंट वाली डेट थी है ना, आर ओपन टू चैलेंज इन कोर्ट इफ दे वोलेट फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21। सुप्रीम कोर्ट ने बोलता कि भाई साहब अगर आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 15 जो कि था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, केस, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स, और 19 था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, और 21 था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन राइट्स का अगर कोई कानून वायोलेशन करेगा और अगर तुमने उसको 19 शेड्यूल में भी डाला है तो भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर वो कानून 9 शेड्यूल में डाला है तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर वो कानून इन सभी अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो हम उस कानून के कांटा लगा कर देंगे। और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्हीं आर्टिकलों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है ना, 14, 15, 19, 21। और भी बहुत सारी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के आगे करने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजें हमको बताने वाला है कि भाई ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है।
अभी नहीं बता रहा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम बताएंगे आगे, मतलब आराम से बताएंगे, टेंशन खा ले रहे हो तो हम बता देंगे, हम बैठे ना यहाँ पे। It was April 24, 1973 that the Supreme Court first pronounced the doctrine of basic structure or basic feature of the Constitution in the landmark verdict in the Keswanand Bharti case, KBC. Originally in 1951, the ninth schedule contained only 13 act regulation, but present in 2016 their number is 282. मतलब 1951 1951 में नेहरू, पंडित नेहरू लेके आए थे नाइन्थ शेड्यूल। उस टाइम पे उसमें सिर्फ 13 कानून हुआ करते थे, 13, और जो कि अधिकतर सारे लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, किसानों को जमीन दिलाने से जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने बोला कि किसी को भी कोई पावर दे देता है ना, तो वो उसका दिमाग खराब करने लग जाती है। तो भाई सरकार को एक पावर मिल गई कि नाइन्थ शेड्यूल में कुछ भी डाल दो, सुप्रीम कोर्ट उस पर टांग नहीं लगाएगा। सरकार को लगा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, नाइन्थ ऐसे होता है ना, हाँ नाइन्थ शेड्यूल में डाल दो, कुछ पावर मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट टांग लगाएगा। तो वो खेती वाले कानून डालते डालते फिर उनके जो भी मन में आती वही चीज डालने लगे। तो जो भाई सिर्फ 13 थी, 13 कानून थे मात्र 1951 में, 2016 में बढ़ के 282 कानून हो गए। सरकार हर टाइप का कानून, जैसा भी कानून हो, जो मर्जी हो, सब कुछ नाइन्थ शेड्यूल में डालने लगे। सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने लगे, ले ले ले, ले ऐसे कर रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मतलब कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको वो कर देगा, उस पर काटा लगा कर देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले क्या बोलता था, कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट के पास आता कि साहब ये देखो ये सरकार ने कानून बनाया, ये फंडामेंटल राइट हमारा ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या बोलता, काटा लगा हाय लगा, गाना गाता जज कि भाई ये काट दिया हमने, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो, ये ले सरकार को ऐसे करता। अभी सरकार 9 शेड्यूल बना चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि 9 शेड्यूल में हम जो कानून डाल देंगे उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो कोई भी कानून बना रहे 9 शेड्यूल में डाले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो रहा है, बोले साला मजाक बना के रख दिया मेरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा, 282 कानून तुम डाल रहे हो ना, बहुत हो गया तुम्हारा। आज से मैं 2007 में आईआर कोएलो के जजमेंट में बोल रहा हूं कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून किसी भी पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, मुझे मतलब नहीं, इसमें डालोगे 9 शेड्यूल में, तो मैं उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूं। Of these, the act regulation of the state legislature deal with the land reform and the abolition of जमींदारी system and the parliament otherwise। तो बोल रहा है कि साहब स्टेट जो कानून बना रही है ना, वो अधिकतर तो बना रही है लैंड रिफॉर्म से और जमींदारी सिस्टम को हटाने से। यानी लैंड रिफॉर्म का मतलब कि गरीबों को वो बांटना, गरीबों को जमीन बांटना और जमींदारी सिस्टम हटाना, और पार्लियामेंट के अलग और भी मुद्दे उन पे कानून बना के 9 शेड्यूल में डालती है। लेकिन फिर ये इससे भटक गए थे, गरीबों अरबों वाला कुछ नहीं कर रहे, ये अपने हिसाब से कुछ भी रिजर्वेशन की पॉलिसी बदलनी है, ये बदलनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट टांग लगा सकता है, तो इसको 9 शेड्यूल में ये डालने लग गए थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब तुम्हारी और नहीं चलेगी, बहुत चल गई तुम्हारी, है ना। चलो लास्ट है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अभी जब हम इसके बाद में जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी का देखो सिस्टम समझ लो। डीपीएसपी तुमको हो सकता है वो लगे कि भाई बहुत बड़ी चीज है, मैं एक बार 1-2 लाइनों में इसको समझा देता हूं ना, तुमको पता चल जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं। डीपीएसपी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मतलब ये जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें कुछ ऐसी चीजें दी हुई है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे प्रिंसिपल का मतलब कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में पिताजी नहीं रूल बनाते हैं, कहीं पे जाओ तो सीधे जाओ, सीधे आओ, इधर उधर नहीं घूमना, ठीक है। और बड़े कोई आए तो धोख देना, तो ये दीज आर द रूल्स। अब वो रूल हम किस पे अप्लाई करेंगे वो हमारी मर्जी है ना। कोई बड़ा आए तो धोख देना, तो बड़े में नाना जी भी आ सकते हैं, दादाजी भी आ सकते हैं, बड़े में चाचा जी भी आ सकते हैं, ताऊ जी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो हम उसके धोख दे रहे हैं। तो वी आर अप्लाइंग दोज रूल्स, दोज प्रिंसिपल्स जो हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, जो हमारी माताजी ने हमको सिखाया, जो हमारे दादाजी ने हमको सिखाया, जो हमारी दादी जी ने हमको सिखाई। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने जो सिखाए हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने भी कुछ ऐसे रूल बना दिए कि भाई सरकार देखो हम ये रूल बना के जा रहे हैं, तुम इन रूल को देखना भाई, हमारी जनता के लिए, हमारी प्यारी प्यारी जनता के लिए। जब तुम पॉलिसी बनाओ ना कोई भी, क्योंकि सरकार का काम क्या है, पॉलिसी बनाना जनता के लिए। आज सरकार बोलती है कि हम फ्री में तुमको आवास देंगे, हम फ्री में तुमको जो है टॉयलेट देंगे, है ना, हम तुम्हारे लिए हाईवेज बनाएंगे, हम तुमको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, व्हाट आर दीज, ये पॉलिसी है भाई सरकार की। तो ये पॉलिसी बनाते टाइम पे इस डीपीएसपी में वो पहले से लिख गए कि देखो हम कुछ रूल्स लिख के जा रहे हैं, तुम इनका ध्यान रखना। और वो रूल्स कुछ ही नहीं है, उनमें कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी है वो जनता के लिए हित की है, जनता के हित में वो सारी बातें, वो सारी लिख दी गई कि भाई तुम पॉलिसी बनाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ये जस्टिसिएबल नहीं होती, जो डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं होती,
यानी अगर सरकार ध्यान नहीं रखे तो फिर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि सरकार देखो ये बोल के गए थे ध्यान रखना, सरकार इन चीजों का ध्यान रखे बिना पॉलिसी बना रही है, नहीं, क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है। फिर भी सरकार नॉर्मली इनका ध्यान रखती है। कि हम जब पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल पढ़ेंगे, उसमें मैं एकदम ढंग से समझाऊंगा, तो टेंशन मत लो। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून बनाई सरकार ने उन डीपीएसपी को ध्यान में रखे, क्योंकि उन्होंने बोला ध्यान रख के कानून बनाना, लेकिन कई प्रिंसिपल ऐसे लिखे हुए हैं डीपीएसपी में जो फंडामेंटल राइट के साथ में टकराव है उनका। टकराव मतलब वहां पे कुछ और लिखा हुआ है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में उसके एकदम उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर इसके लिए कानून बनाओ इसको मान के तो ये वोलेट होता है फंडामेंटल राइट, और अगर फंडामेंटल राइट को मान के कानून बनाओ तो डीपीएसपी पूरी नहीं होती। तो एक एक झंझट आ गया दोनों के बीच में, ठीक है, एक टकराव हो गया। तो सरकार ने क्या किया, 31C अमेंडमेंट करके डाला कि भाई कुछ कानून अगर हम डीपीएसपी के लिए बना रहे हैं और उससे अगर कोई फंडामेंटल राइट वोलेट भी हो रहा है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको कांटा लगा गाना नहीं गाएगा और नहीं करेगा हमारे सामने। ऐसा सरकार ने लिख दिया 31C में, पार्लियामेंट में। अब क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं, चलो। आर्टिकल 31C, सीपीयू यूसेज बढ़ रहा है मेरा, कैसे बढ़ गया? अच्छा बैटरी लो हो गई क्या? 2 मिनट देना मुझे, बैटरी चार्ज लगाता हूं मैं, 2 सेकेंड जस्ट। हाँ तो मित्रों 1 सेकेंड देना मेरे को, मैं ये स्क्रीन में चालू करता हूँ। ओके स्टार्ट हो गई, मैं यहाँ से चालू कर लेता हूँ मैं। हम्म कहाँ गया, ये रहा। ओके ये फिर से छोटी हो गई क्या? ठीक है, हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, यस। तो कहाँ पे चल रहे थे हम कि वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में टकराव हो रहा था। अब सरकार ने क्या किया, 31C, पार्लियामेंट ने 31C आर्टिकल, ये नहीं हुआ, गया कनेक्ट हो गया ना, हाँ 31C में लिख दिया, जो कि 25th अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था 1971, 1971 में 25वां संविधान संशोधन हुआ, उससे 31C जोड़ा गया। और उसमें क्या लिखा गया, 2 प्रोविजन डाले गए उसमें, 2 क्या डाले गए, नो लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल specified in Article 9 to 39B or C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 equality before law and equal protection of law or Article 19 protection of 6 rights in respect of speech, assembly and movement। ये बोल रहा है कि साहब जो डीपीएसपी में आर्टिकल दिए हुए उनमें से एक आर्टिकल है 39 और उस 39 के 2 क्लोज दिए हुए 39B और 39C। इनमें कुछ लिखा हुआ है जो सरकार करना चाहती है, जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है। डीपीएसपी मैंने बताया आपको क्या होता है कि जो जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने बोला कि भाई सरकार जब भी तुम पॉलिसी बनाओ इन चीजों का ध्यान रखना। सरकार बोली ओके हम ध्यान रखेंगे। तो हम भाई अगर इन 2 चीजों का ध्यान रखने जाते हैं तो इनसे क्या हो रहा था, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट का था और आर्टिकल नंबर 19 जो फंडामेंटल राइट का था, इनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था। तो जैसे ही हम इनका ध्यान रखने के लिए कानून बनाते उससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता, और जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता तो भाई वो कोर्ट जो है इस पे कांटा लगा कर देता हमारे कानून पे। तो हम तो डीपीएसपी को यार करना चाहते हैं फॉलो, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमने 31C डाला, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि 39B और 39C को अगर फॉलो करने के लिए हम कोई कानून बनाते हैं और अगर उससे किसी फंडामेंटल राइट का यानी कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता भी है तो भी वो कानून को सुप्रीम कोर्ट कांटा नहीं लगाएगा, ऐसा इसमें लिख दिया। अच्छा पहला एक बात तो ये लिखी, दूसरी बात क्या लिखी, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि साहब हमने आपको बोला ऊपर कि 39B और 39C, देखो दो क्लोज डाले गए थे इसमें, 31C में 2 क्लोज डाले गए थे। क्या डाले गए थे, ए में तो ये लिखा गया कि भाई 39B
39 सॉरी, आर्टिकल 39 बी जो कि डीपीएसपी का है, और आर्टिकल 39 सी ये भी डीपीएसपी का है। अगर इसमें लिखे हुए प्रोविजन को पूरा करने के लिए हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, है ना, तो उसको इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट नहीं करेगा कि वो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ये बात तो अच्छी लगी, ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि डीपीएसपी में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो कि जनता के हित की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ऐसा काम करना चाहती करो। लेकिन दूसरे जो अमेंडमेंट में दूसरा बी पॉइंट डाला गया, उसमें सरकार गेम खेल गई, उसमें अपनी बुद्धि लगा गई ज्यादा। क्या वो बोलते कि साहब हाँ हम इसके लिए कानून बनाएंगे, लेकिन हमने अगर कोई कानून बनाया है और उसमें हमने ये बोला है कि हाँ हम ये वाले प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो उस कानून को कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई इन्होंने सिर्फ बोला है कि इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन ये तो इसको अप्लाई नहीं कर रहे, ये तो उस कानून से कुछ और कर रहे हैं, यानी कि इसका नाम लेके कुछ और करे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कि बोला तो सरकार ने ये कि भाई 39 बी 39 सी डीपीएसपी अप्लाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक उस कानून में डीपीएसपी अप्लाई नहीं की जा रही है, बेवकूफ बना दिया सरकार ने। तो ऐसा जाके कोई कोर्ट में नहीं बोलेगा, और कोई कोर्ट इस बात को सुनेगा भी नहीं, और ना ही उस कानून को कोर्ट निरस्त कर सकता है। हमने जो बोल दिया कि भाई ये हम अप्लाई कर रहे हैं, इनके लिए हमने बनाया, तो इनके लिए बनाया, चाहे फिर हमने कुछ भी बनाया होगा उसमें, आपको ध्यान ही नहीं देना है। अब देखो ए पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट मान लेगा, ठीक है भाई अच्छी चीज है डीपीएस पे अप्लाई करना, ओके करो। बी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट चिढ़ जाएगा। जब भी ये कोई सरकार बोलती है ना, कभी भी सरकार ने ये कोशिश की है ना किसी भी कानून में ये बोलने की कि भाई इस कानून पे कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, कोई कोर्ट इसको निरस्त नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो जाता है कि औकात में रहो, पावर मिला है मेरे को आर्टिकल 32 में, बेवकूफ मत बनो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया फिर देखो, व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड in the Keswanand Bharti case 1973, the Supreme Court declared that the above second provision of Article 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is a basic feature of the Constitution and hence cannot be taken away। तो ये दूसरा जो प्रोविजन था ना कि उसमें जिसमें सरकार ने बोला कि हमने अगर बोल दिया कि हाँ भाई कानून हम डीपीएसपी के लिए बना रहे हैं, तो फिर कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि वो कानून डीपीएसपी के लिए नहीं था, गलत बोला सरकार ने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर का पार्ट है और वो आप हमसे नहीं छीन सकते, इसलिए हम आपके सेकंड बी पोर्शन को काट रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कांटा लगा दिया कि कांटा लगा हाई लगा कि ये वाला बी वाला पोर्शन तुम्हारा कट गया। यानी कि बस अमेंडमेंट में दो चीज डली थी, ए डला था और बी डला था, बी को सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया, ए को नहीं काटा है, ए को सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और क्या बोला, However, the above first provision of Article 31C was held to be constitutional and valid। ए को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड रखा कि हाँ भाई आप 39B और 39C को अप्लाई करने के लिए कोई कानून बनाते हो बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है, डीपीएसपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, जनता के भले के लिए बातें की हुई है। तो अगर जनता के भले के लिए आप काम करना चाहते हो और उससे कभी कभार किसी का फंडामेंटल राइट कोई अफेक्ट होता भी है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 19, तो हम नहीं देखेंगे, हम आंख बंद करके इसे साइड से निकल लेंगे, समझ रहे हो? हाँ ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया कि भाई हमारे को ऐसे बोलोगे कि आप नहीं देख सकते तो वो हम नहीं मानेंगे, तो बी वाले को हम कांटा लगा रहे। लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ अबोव first provision of Article 31C by including within its protection any law to implement any of the directive principle specified in Part 4 of the Constitution and not merely Article 39B or C। However, this extension was declared unconstitutional and invalid by the Supreme Court in the Minerva Mill case। अब ये बोल रहा है कि देखो डीपीएसपी जो थी, डीपीएसपी जो है ना, उसमें मैंने बोला कि बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे दिए हुए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सरकार को बोले भाई इनका ध्यान रखना जब भी तुम कोई काम करो, क्योंकि हमने ये जनता की भलाई के लिए सोची है कई चीजें। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल लिखे, बहुत सारे, ठीक है, और ये पार्ट 4 में आते हैं और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर छीना जा रहा है तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, कानून का, और उस कानून को निरस्त कर सकते हो। डीपीएसपी में स्पेसिफिकली लिखा गया कि इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा क्योंकि ये जस्टिसिएबल है ही नहीं। अब एक बात बताओ आप, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसको हमारे संविधान बनाने वालों ने बोला कि इसका अगर उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकता है, या फिर दूसरी वाली चीज जिसके लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बोला कि इसका अगर उल्लंघन होगा तो कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि डीपीएस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया 42nd अमेंडमेंट में कि कोई भी कानून अगर डीपीएसपी में दिए हुए प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए बनाया जाता है तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा हो। पहले तो सरकार ने बोला था कि 39B और 39C सिर्फ दो की हम बात कर रहे हैं ना, कि इनके लिए कानून बनाए, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट जो है इनवैलिड नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया चलो दो ही है, दो ही पे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं सारे के सारे डीपीएस में जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं सारे पे किसी पे भी हम बनाए और फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट हो तो सुप्रीम कोर्ट चूं चपट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट आया गुस्सा, बोले तुम तुम्हारी औकात में रहो, तुम्हारे को एक बार छूट दे दी इसका मतलब ये नहीं तुमको बार बार छूट दे देंगे।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविजन नया डाला सरकार ने, इस पे लगा दिया कांटा लगा, हाय लगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट कांटा लगाता रहता है और फिर से तो सरकार ने दिमाग लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कांटा लगा दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये प्रोविजन भी हट गया। आज की डेट में क्या बात है, आज की डेट में देखो ये है कि डीपीएसपी के सिर्फ और सिर्फ 39B और 39C में जो आर्टिकल दिए, जो हम पढ़ेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये जो है ना, इनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा गया है। बाकी सारी की सारी डीपीएसपी नीचे रहेगी हमेशा और फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर रहेंगे। ये है सिस्टम आज की डेट में। ओके, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट के कुछ क्रिटिसिज्म भी जो हम फटाफट देखेंगे 2 ही मिनट में, ज्यादा टाइम इस पे लगाएंगे नहीं। क्या क्या क्रिटिसिज्म भैया? एक्सेसिव लिमिटेशन। वो बोल रहा है कि भाई तुमने फंडामेंटल राइट दिए, बहुत बढ़िया, देने चाहिए थे, लेकिन तुमने सारे जितने राइट दिए ने उससे ज्यादा तुमने उसमें लिमिटेशन लगा दी। आर्टिकल 19 में हमने लिमिटेशन की लिस्ट देखी थी, इतनी इतनी थी। सिर्फ एक फंडामेंटल राइट है जिसपे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो है आर्टिकल 17, अबोलिश अनटचेबिलिटी, और बाकी सब पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा रखी। बोले कैसा, कैसे राइट है भाई? तुम्हारे राइट से ज्यादा तुमने लिमिटेशन लगा रखी, ये मजा नहीं आया कुछ, है ना। दूसरा, नो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट। ये बोले कि साहब आपने फंडामेंटल राइट में सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं कि हाँ कोई बात बोलनी है बोल सकते हो, कानून के सामने सब समान होंगे, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वलिटी दी जाएगी, राइट टू लाइफ दिया जाएगा, धर्म अपना मानना चाहो मान सकते। ये करे क्या इनसे कोई? भाई हमको इकोनॉमिक और सोशल राइट तो दे दो कि भाई किसी के पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं हो रही, तो उसको सरकार देगी राइट 7,000 रुपए महीने का, 10,000 रुपए महीने का। भाई हम गरीब मर रहे हैं लोग भारत के, खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या करे धर्म का, क्या करे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अंबानी अपनी शादी में, अंबानी अपने बच्चे की शादी में 4-4 हजार करोड़ खर्च कर रहा है, और यहां पे कई लोग महीने के 4,000 नहीं कमा पा रहे, तो क्या करें इन फंडामेंटल राइट का? आप हमको कोई सोशल, कोई इकोनॉमिकल राइट दो ना जो हमारे काम आए, पैसा दो हमारे को, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दो, राइट टू रेस्ट दो। भाई अंबानी जैसे और बाकी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इंडस्ट्री है, उनमें भाई 8 घंटे जूस निकाल लेते हैं, तो रेस्ट करने का राइट दो। ऐसे बोलो ना 7 दिन काम करना, 6 दिन का वीक नहीं होगा, 3 दिन का वीक होगा, 3 दिन रेस्ट करो, नौकरी इस तरीके की करो, रेस्ट का दो, और क्या बोलते हैं वर्क का दो, काम करने का दो, सोशल सिक्योरिटी दो, रिटायर हो जाए कोई, बुढ़ापे वाली उम्र का हो जाए, उसको टेंशन नहीं लेनी पड़े अपनी जिंदगी की, ऐसे कोई राइट दो। ऐसे तो कोई दे नहीं रहे हो आप। क्या दे रहे हो आप कि हाँ कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो, धर्म मानना चाहो मान सकते हो, लाइफ की लिबर्टी दी जाएगी, ये दी जाएगी, क्या करें इनका? तो इसलिए बोल रहे कि भाई ये फंडामेंटल राइट में दर्जा जा रहा, मजे वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सोशल और इकोनॉमिकल राइट नहीं दिया गया। तीसरा, नो क्लियरिटी। क्लियरिटी की तो बात ही छोड़ो भाई, मतलब फंडामेंटल राइट में आधी से ज्यादा बातें तो क्लियर लिखी हुई नहीं है। अब जैसे ये थे आर्टिकल 21 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट हर कुछ जोड़े जा रहा है इसमें, तो कुछ क्लियरिटी नहीं थी तभी तो जोड़े जा रहा है ना। आर्टिकल 19 पे हर मतलब सरकार मनमर्जी से बैन लगा देती है आर्टिकल 19 पे, उसमें भी समस्या ही समस्या है। बाकी जो ये माइनॉरिटी के राइट्स आर्टिकल 29 में ठीक से लिखा ही नहीं, ऊपर माइनॉरिटी लिखा है, नीचे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिख दिया। तो क्या है ये भाई, व्हाट इज दिस? कोई क्लियरिटी तुम्हारी नहीं है ना। जैसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर नहीं बताया हुआ क्या होता है, माइनॉरिटी कुछ नहीं बताया हुआ क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिख दिया, क्या होता है रीजनेबल? रीजनेबल की डेफिनेशन क्या होती है, नहीं बताई कुछ भी। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट, इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं बताई। तो मन मर्जी से हर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी क्लियरिटी सरकार ने उसमें बनाने वालों ने फंडामेंटल राइट में रखी नहीं। नो परमानेंसी, ये तो भाई सबसे बड़ी बात है कि हाँ दे दिए फंडामेंटल राइट दे रहे हो तुमको, भाई मजे करना, इमरजेंसी लगेगी तो छीन लेंगे भाई, मार्शियल लॉ लगेगा तो छीन लेंगे भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से छीन लेंगे भाई। अरे तो भाई तुम जब छीन ही लोगे तो फिर काम के क्या? मेरे परमानेंट तो है ही नहीं ना वो, तुम्हारे मन मर्जी आ रही है तुम छीन ले रहे हो, फिर बोल रहे हो फंडामेंटल राइट दिए तुमको, मजाक चल रहा है क्या? तो भाई ये भी इसका क्रिटिसिज्म है कि परमानेंसी नहीं है, ये छीने जा सकते हैं। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान छीने जा सकते हैं, है ना। और परमानेंसी का मतलब ये था, देखो परमानेंसी का एक और मतलब था यहाँ पे कि छीन लेंगे, वो था ही। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके किसी भी आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया था, जैसे आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। तो ये परमानेंट तो है ही नहीं ना, नहीं आपको परमानेंट अगर बनाने थे तो इस तरीके से हमको राइट देते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी सरकार नहीं छीन सकती इनको, लेकिन सरकार के तो जब मन में आएगी हटा देगी। तो ये परमानेंट हुए कहां पे? तुमने दे तो दी है, लेकिन ये कब तक रहेंगे किसको पता है? किसी दिन किसी पार्टी के पास बहुत सारी सीटें आ गई, वो हटा देगी सारे फंडामेंटल राइट, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है। इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। एक्सपेंसिव रेमेडी, आर्टिकल 32 लिख दिया। ओ भाई, अंबेडकर जी ने बोला कि भाई ये तो सबसे मेन आर्टिकल है, और सब लोग इस पे उछल रहे हैं कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया, फंडामेंटल राइट किसी के भी छीने जाए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो सीधा। जाओगे कैसे? एक एक हियरिंग के 5-5, 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं एक एक दिन के सुप्रीम कोर्ट में। कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? सामान्य आदमी, कॉमन मैन जा सकता है? नहीं जा सकता। तुमने रेमेडी तो दे दी कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, पर इतने पैसे है किसके पास?
किसके पास है इतने पैसे? ढंग के वकील 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं कि हियरिंग के। तो भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई मतलब नहीं है, वो एक तरीके की बेवकूफी बनाने वाली बात होगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन भाई साहब, आर्टिकल 22। क्या बोला था मैंने? आर्टिकल 22 पढ़ाया था जब, कि किसी देश के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात नहीं की हुई। भारत का ही ऐसा संविधान है जिसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की हुई है। खुद एम लक्ष्मीकांत साहब जिन्होंने ये किताब लिखी, वो बोले कि भाई बहुत बहुत ही दुख भरी बात है ये, कि हमारे देश के कानून में प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखा हुआ है, जिसके लिए हम लड़ते रहे आजादी के पूरे आंदोलन में, जिसके लिए हम लड़ते रहे, क्योंकि अंग्रेज ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन इन लॉज का गलत उपयोग करते थे। हम लड़ाई करते रहे उसके खिलाफ, और आज हमने खुद के संविधान में वो डाल दिया है। इससे बुरी दुख भरी बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसा क्रिटिसिज्म किया जाता है इसका। और यहां पे लिखा नो कंसिस्टेंट फिलोसॉफी, मतलब किस ऑर्डर में तुमने लिखे हैं, कोई भी वो नहीं। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल। मतलब कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। पहले तुम इक्वलिटी फॉर लॉ दे रहे हो, फिर तुम नौकरी में इक्वलिटी दे रहे हो, फिर तुम रिजर्वेशन डाल दे रहे हो, फिर वहां पे तुमने अनट्रेसेबिलिटी डाल दी, फिर तुमने टाइटल हटाने की बात कर दी, फिर तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दी, फिर तुम अरेस्ट के खिलाफ राइट दे दिया, फिर लाइफ का राइट दे दिया, फिर तुमने डिटेंशन के खिलाफ राइट दे दिए, फिर तुमने जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट दे दिए। कोई प्रिंसिपल है? फिर तुमने धर्म की बातें करने लगे, फिर तुम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करने लगे। भाई तो कुछ तो फिलोसफी लगाते तुम। तो सर आइवर जेनिंग ने क्या बोला? एक्सप्रेस दिस व्यू एज व्हेन ही सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द नो कंसिस्टेंट फिलोसॉफी। द क्रिटिक सेज दैट दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट। तो कोई भी कंसिस्टेंट फिलोसॉफी पे बेस्ड ये नहीं है। तो ये सारी की सारी इसकी क्रिटिसिज्म थी, बुराइयां थी इसकी जो लोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी कुछ अच्छी बातें भी होगी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट के क्या महत्व है? क्या महत्व है, चलो देखते हैं। कुछ 10 महत्व बताए गए इस किताब में। एक तो दे कंस्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, लोगों को राइट मिलते हैं, तो लोगों को पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, तो उससे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहता है। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। आदमी के मटेरियल और मोरल प्रोटेक्शन की, है ना, कि वो उसको कोई अरेस्ट करके उठा नहीं जाए, उसकी जिंदगी को ऐसे नहीं ले ले, उसका कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं कर ले, उन सब के लिए क्या करते हैं वो कंडीशन देते हैं, नेसेसरी सारा कंडीशन वो सेटअप करते हैं। दे सर्व एज द फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। आदमी की लिबर्टी के लिए तुमको पता है फंडामेंटल राइट कितने जरूरी है। आर्टिकल 19 उसको कई लिबर्टी देता है, आर्टिकल 21 उसको कई लिबर्टी देता है, 22 देता है, 20 देता है, 23 देता है, 24 देता है। तो ये सब जरूरी है उसकी लिबर्टी के लिए। दे फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। कानून के हिसाब से चलेगा, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज। हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि देश कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी एक आदमी के हिसाब से। तो वो क्यों चल पा रहा है? क्योंकि फंडामेंटल राइट में ये लिखा हुआ है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करते हैं कंट्री में। दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन की बातें कहां की गई थी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। किसकी बातें की गई? माइनॉरिटी वीकर सेक्शन की। उनके हितों को प्रोटेक्ट करते हैं वो। 14 को लेना चाहो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं भी ले सकते। 14 में सबके लिए लागू है। दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य का, भारत गणराज्य का एक धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात बताते हैं फंडामेंटल राइट। कैसे बताते हैं? क्योंकि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 किसकी बात की हुई है? धर्म की तो बात की हुई, जिसको जो धर्म मानना, जैसे मानना, जो करना करो, whatever you want to do you can do, you are free to do. So what it shows? It shows that our state India is a secular country. They check the absoluteness of the authority of the government. Absoluteness का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? Absoluteness का मतलब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे पास ये सब पावर है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जिसको उठाना चाहूं उठा सकता हूं, जिसके कटाना चाहूं गर्दन कटा सकता हूं। वो होती है एब्सोल्यूटनेस। डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं इसको, डिक्टेटरशिप। तो फंडामेंटल राइट चेक यानी कि रोक के रखते हैं गवर्नमेंट की एब्सोल्यूटनेस को, कि गवर्नमेंट अपने मनमर्जी से काम नहीं करने लग जाते उसमें, ना ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो वो फंडामेंटल राइट उसको रोकते हैं। दे ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। सोशल इक्वलिटी की बात की गई थी, हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 पढ़ा था, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो बोलते हैं कि साहब ये सोशल इक्वलिटी लाते हैं लोगों में, ठीक है, और सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं उनको। जिन कास्ट के साथ में पहले भेदभाव हुआ करता था, उनको रिजर्वेशन देके हमने सोशल जस्टिस के काम भी किए हैं। दे इंश्योर द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी कैसे? कि भाई
जो पिछड़े हुए थे उनको अधिकार मिले तो उनकी डिग्निटी बढ़ी और रेस्पेक्ट बढ़ी, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ कि कानून के सामने सब बराबर है। तो एक अमीर और एक गरीब जब बराबर होंगे तो उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, गरीबों की बढ़ेगी ना। हाँ। 10 नंबर का, दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो लिखा हुआ था कि आर्टिकल 16 में लिखा हुआ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नौकरी गवर्नमेंट जॉब में जाके आराम से ज्वाइन कर सकता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना। जॉब्स जो होती है सरकार की वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सरकार का, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉलिटिकल यानी कोई भी किसी भी पद पे, किसी भी पॉलिटिकल पद पे कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है, कोई नहीं रोकेगा उसको। तो वो क्या हो गया, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इक्वलिटी होगी, लोगों को मिल गई। किसने दी इक्वलिटी? वो फंडामेंटल राइट ने दी। अच्छा, और लिखा हुआ है राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। कुछ राइट जो अब पार्ट 3 में तो सारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके आउटसाइड जो भी राइट है उनको स्टेट्यूटरी राइट बोलते हैं, उनको फंडामेंटल राइट नहीं बोलते। फंडामेंटल राइट और स्टेट्यूटरी राइट में एक ही डिफरेंस होता है कि इसके लिए अगर इसका वायलेशन होता है तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हो, इसका वायलेशन होता है तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग सकते। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट तुम भाग सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो इसके आगे जो पार्ट 3 के आगे भी कुछ राइट दिए हुए, वो क्या दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है 265, आर्टिकल नंबर 265 में क्या दिया हुआ है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी बिना किसी कानून के सरकार कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जिले के कलेक्टर के मन में आ जाए कि आज मैं नया टैक्स लागू करता हूं और सुबह जाके वो सबको बोले भाई कलेक्ट करके लाओ। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जो है पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उससे कानून पास होगा, उस कानून में लिखा जाएगा कि ये टैक्स नया लगा रहे हैं, उसके बाद ही उसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये राइट दिया हुआ लोगों को कि भाई बिना कानून के तुमसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा के जज की रात को सपना है कि ये नया टैक्स लगाना है, सुबह उठते हुए लगा देता था। कोई कानून पास नहीं करना, किसी से नहीं पूछना। लेकिन जब भी कानून पास होता है तो बहुत सारे लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है। तो एक तरीके से ये जनता को सिक्योरिटी दे रहे हैं कि भाई ऐसे तुमसे हर कभी टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसको तभी हम अधिकार बोल रहे हैं आर्टिकल 265 में, दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि बिना कानून की अथॉरिटी के ना ही तो कोई टैक्स लगाया जाएगा। लेवी का मतलब होता है लगाया जाना, और कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्ट किया जाना, लिया जाना। दूसरा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये हम अभी पढ़ चुके हैं जब हम आर्टिकल नंबर कौन सा पढ़ रहे थे बताओ? आर्टिकल 31 जो हटा दिया गया था, उसको हटा के कहां डाल दिया गया था फिर? 300A में। और क्या बोला गया कि बिना कानून के किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा। आज तुम तुम्हारे घर में रह पा रहे हो, मैं मेरे घर में रह पा रहा हूं, मजे ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 300 हमको ये अधिकार देता है कि हमारे घर से हमको यूं कोई नहीं निकालेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, वो आएगा अपनी गाड़ी में टुई 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 करता और बोलेगा निकल चल, ये गराज से मेरा हो गया। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिना कानून के तुम किसी को नहीं निकाल सकते। अगर कोई कानून नहीं बना हुआ तो हम तुमको धक्के मार के निकाल देंगे हमारे घर में घुसने के जुर्म में। अच्छा जी। तीसरा, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 301 ये पार्ट देता है, 301 ये अधिकार देता है लोगों को कि पूरे भारत में जहां तुम्हें व्यापार करना है, कॉमर्स करनी है, इंटरकोर्स करना है, वहां पे तुम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी बैरियर। ओके, यस। तो ये 3 जो राइट्स है वो आउटसाइड पार्ट 3 है, यानी ये स्टेट्यूटरी राइट है। अगर इनको सरकार नहीं देती, यानी मान लो तुम जाके आज तुम राजस्थान में रहते हो, तुम गुजरात में बिजनेस करना, तुम गुजरात में रहते हो, तुम राजस्थान में बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन जैसे गुजरात में रहते हो, राजस्थान में आ रहे हो, किसी ने रोक दिया, तो मेरे पास आओगे क्या कि भाई तुम राजस्थान में रहते हो, तुम हमको बचा लो? नहीं रे, मेरे पास क्या आओगे? हाईकोर्ट के पास जाओगे, आर्टिकल 226 में। उसको बोलोगे कि साहब देखो हमको 301 ने राइट दिया है, उसके बावजूद भी हमको बिजनेस नहीं करने दे रहे, इनका इलाज करो ना। तो हाईकोर्ट बोलेगा अभी करते हैं, रुको भैया। ठीक है, तो इस तरीके से। Okay, even though the above rights are also equally justiciable, they are different from fundamental rights. In case of violation of fundamental right, the aggrieved person can directly move to the Supreme Court for its enforcement under Article 232, which in itself a fundamental right. But in case of violation of above right, the aggrieved person cannot avail this constitutional remedy. He can move to the High Court by ordinary suit under Article 226, writ jurisdiction of High Court. भैया स्टेट्यूटरी राइट का वॉयलेशन होगा तो हाई कोर्ट जा सकते हो, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा जी, ये बात है। तो ये भैया हमारा जो है फंडामेंटल राइट का चैप्टर आज हो गया समाप्त। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन आता है, कमेंट आते हैं नीचे, कमेंट्स, उसमें कमेंट्स में डाल देना, वहां पे हम पढ़ लेंगे, और नहीं समझ में आएगा वो समझा देंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उधर जो है पूरी प्लेलिस्ट उधर पूरी जितनी भी वीडियो मैंने आज तक बनाई, आगे जो बनाऊंगा सब उसमें मिल जाएगी। उसको दबा के नंबर 1 से लेके सारी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।